आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टेबल फैन का वायरिंग इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कि आपके सामने कोई भी टेबल फैन आ जाए तो उस टेबल फैन का वायरिंग या फिर रिपेयरिंग करना हो तो आप आसानी से रिपेयरिंग और वायरिंग कर सकते हो बिना किसी के हेल्प लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी फैन हो उस फैन के ब्लेड को रोटेट करवाने के लिए एक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और उसी मोटर को हमें घुमाने के लिए कनेक्शन करना होता है। कनेक्शन करने के लिए यदि आप मोटर को देखोगे तो आपको टोटल वहाँ पे 3 वायर मिलेगा। किसी किसी में 4 वायर भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली कंडीशन में आपको 3 ही वायर मिलेगा। ओके, अब जो हमारा टेबल फैन होता है उस टेबल फैन में आप लोगों ने देखे होंगे एक स्विच लगा होता है इस टाइप का। ये जो स्विच है, इस स्विच को प्रेस करके हम फैन के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ओके, अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा टेबल फैन होता है, टेबल फैन के अंदर में एक रेसिस्टर लगा होता है। ये जो रेसिस्टेंस है, इसका काम ये होता है कि जो हमारा टेबल फैन है, इस टेबल फैन को कम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सके। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो जो हमारा रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के द्वारा ही हम टेबल फैन के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। यदि आप फैन के स्पीड को कम करने के लिए या फिर ज़्यादा करने के लिए स्विच को प्रेस करते हो और उस कंडीशन में हमारा जो फैन है उस फैन का स्पीड कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होता है कि हमारा जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस हमारा खराब हो गया। तो स्विच और रेसिस्टेंस के द्वारा हम फैन के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे हम कंट्रोलिंग तो बाद में करेंगे, उससे पहले हमें फैन को चालू करना होता है। और सिंगल फेज के जितने भी मोटर होते हैं उस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि आप वहाँ पे कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका जो फैन है वो अपने आप नहीं घूमेगा। यानी कि यदि आप इसको फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड भी कर दोगे तो रोटेट करवाने के लिए इसके साथ में आपको कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं करते हो तो आपको क्या करना होगा कि ये जो रोटर है, इस रोटर को एक बार रोटेट करना पड़ेगा। कभी कभी आप लोगों ने एक प्रॉब्लम देखे होंगे, जो हमारा फैन होता है उस फैन को चालू करने के लिए जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो फैन हमारा चालू नहीं होता है। उस जगह पे फैन हमारा केवल हमिंग का साउंड करता है, यानी कि हम करके एक आवाज आती है। यदि आपके फैन से हम करके आवाज आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसको पावर सप्लाई तो मिल रहा है, लेकिन उसको रोटेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम यही होगा कि आपका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का वायर डिस्कनेक्ट हो चुका है, या फिर हो सकता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो वीक हो गया हो, या फिर आपका कैपेसिटर खराब हो गया हो। तो किसी भी सिंगल फेस मोटर में यदि ये प्रॉब्लम आता है कि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें रोटर को घुमाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप कैपेसिटर को चेंज कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इन सभी के अलावा आपको एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस प्लग टॉप के द्वारा आप पावर सप्लाई प्रोवाइड करोगे आपके मोटर को। ओके, तो टेबल फैन में केवल इतना ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा होता है। अब इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वायरिंग कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा टेबल फैन का मोटर होता है उस मोटर में आपको टोटल 3 वायर मिलेंगे। अब इन तीनों वायर में हम किस प्रकार से कैपेसिटर को कनेक्ट करें, किस वायर में फेस सप्लाई कनेक्ट करें, किस वायर में हम न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करें, उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आपका जो मोटर है उस मोटर का आपको रेसिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो भी हमारा सिंगल फेस का मोटर होता है उस मोटर के अंदर में 2 वाइंडिंग किया जाता है। एक वाइंडिंग को हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरे वाइंडिंग को हम कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाइंडिंग का 2 वायर आपको मिल रहा है और इस वाइंडिंग का 2 वायर आपको मिल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 4 वायर आपको मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टेबल फैन होता है या फिर जो हमारा सीलिंग फैन होता है, उस सीलिंग फैन का जो मोटर होता है, मोटर के अंदर से किसी किसी में आपको टोटल 4 वायर मिल जाएंगे, किसी किसी में आपको 3 वायर मिलेगा। 3 वायर कैसे आता है समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 वाइंडिंग किया गया है, तो इन दोनों वाइंडिंग का टोटल 4 वायर आपको मिल रहा है। अब इन दोनों वाइंडिंग का एक एक सिरा जो है, ये वाला और ये वाला, इनको आपस में शॉर्ट करके एक वायर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हमारे पास में 1 2 3 वायर बच गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में 3 वायर है। यानी कि यदि आपके मोटर में से 4 वायर बाहर निकल के आया है तो उस कंडीशन में हमें कंटिन्यूटी करना होगा। कंटिन्यूटी करके हम ये पता करेंगे कि इन चारों वायर में से
कौन सा 2 वायर एक वाइंडिंग का है और कौन सा 2 वायर एक वाइंडिंग का है। और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपका जो 2 वाइंडिंग होगा उन दोनों वाइंडिंग का एक एक सिरा को आपस में जोड़ के बाहर निकाल दीजिएगा, यानी कि आप केवल 3 वायर बना दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमें केवल एक चीज पता करना है कि इन तीनों वायर में से कॉमन वायर कौन सा है। जो हमारा कॉमन वायर होगा उस कॉमन वायर में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है, तो उसी कॉमन वायर को हमें सबसे पहले पता करना है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको केवल रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है उसको मेजर करना है, यानी कि इन तीनों वायर के बीच में रेसिस्टेंस को मेजर करना है। अभी हमारे पास में रेड, ब्लू और ब्लैक 3 वायर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक रेड, उसके बाद ब्लू ब्लैक, उसके बाद मैंने लिख दिया रेड और ब्लैक। अब मैं यहाँ पे ये सोच लेता हूँ कि ये जो मेरा तीनों वायर है, इन तीनों वायर में से जो रेड और ब्लैक वायर है, इन दोनों के बीच में जब मैं रेसिस्टेंस को मेजर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस 240 ओम मिल रहा है। इसके बाद जब मैं यहाँ पे ब्लैक और ब्लू के बीच में रेसिस्टेंस को मेजर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल रहा है 210 ओम। इसके बाद रेड और ब्लू के बीच में रेसिस्टेंस को मेजर करने पे मुझे वैल्यू मिल रहा है 450 ओम। तो इन तीनों वैल्यू में आप देख सकते हो कि एक वैल्यू हमारा बहुत ही ज़्यादा है, बाकी 2 कम है। अब यहाँ पे ये वाला रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका एक वाइंडिंग का ये वाला सिरा और दूसरे वाइंडिंग का ये वाला सिरा यहाँ पे रेसिस्टेंस में मेजर किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यदि आप रेसिस्टेंस मेजर करोगे तो इन दोनों वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 240 210 दोनों ऐड होने के बाद टोटल हमें 450 ओम मिल रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। आप जब रीडिंग लोगे तो थोड़ा सा अलग वैल्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा जब मैंने रेड और ब्लू के बीच में रेसिस्टेंस को मेजर किया तो मुझे सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस मिला। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू और रेड वायर है, इन दोनों वायर के अलावा जो एक वायर बच गया है वो वायर हमारा कॉमन है। इन दोनों वायर में हमें क्या करना है इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी के टाइम पे हम वायरिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा प्लग टॉप है, प्लग टॉप पे जिस पॉइंट पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको लाके ब्लैक वायर यानी कि कॉमन वायर के साथ इसका कनेक्शन कर देना है। अब ये जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में हमें 2 वायर मिलता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि ये जो बाकी 2 वायर है, इन दोनों वायर के साथ में इस कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, यानी कि ब्लू वायर को ले जाके हम कैपेसिटर के एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे और रेड वायर को भी ले जाके कैपेसिटर के दूसरे वायर के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। यानी कि कैपेसिटर को आपको उन 2 वायर के साथ कनेक्शन करना है जिसमें आपको रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा मिला। ओके दोस्तों, अब हमें इस मोटर को फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। फेज सप्लाई हम डायरेक्टली ले जाके कनेक्ट नहीं करेंगे। यदि आप यहाँ पे डायरेक्टली फेज सप्लाई दे दोगे तो आपका मोटर केवल एक स्पीड पे रन करेगा, लेकिन जो हमारा टेबल फैन होता है उस टेबल फैन के स्पीड को भी हमें कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लग टॉप का राइट हैंड साइड वाला पिन है, यानी कि जिस पिन पे आपको फेज सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके लेके जाइएगा और इसको ले जाके आपका जो स्विच है उस स्विच का जो स्टॉप वाला बटन है, उस बटन का जो टर्मिनल होगा उस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके, इस स्टॉप पुश बटन के बगल में जो स्विच है, इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे हम लो स्पीड के लिए। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि इसका जो टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके रजिस्टर को हम इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। याद रखिएगा, इस वायर को ले जाके आपको आखिरी वाले सिरे पे कनेक्ट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए या फिर यहाँ पे, आपको आखिरी सिरे पे कनेक्ट करना है, बीच में कनेक्शन नहीं करना होगा। ओके, अब लो स्पीड के ऊपर में हमारे पास में है मीडियम स्पीड वाली स्विच। अब इस स्विच का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर के बीच वाले पॉइंट पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में जो एक पॉइंट बच गया है, इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके हमारा जो रजिस्टर है इसके आखिरी वाले पॉइंट के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब इसके बाद आपको केवल एक वायर को कनेक्ट करना है, उसके बाद आपका मोटर ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपका जो हाई स्पीड वाली स्विच है, उस स्विच का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करिए, या फिर रजिस्टर का जो आखिरी वाला पॉइंट है उस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करिए और इस वायर को ले जाके आपका जो टेबल फैन है, उस टेबल फैन का ये जो कैपेसिटर वाला वायर है, इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर के साथ इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों,
अब इसके बाद जो हमारा टेबल फैन है, इस टेबल फैन को हमें अर्थिंग भी प्रोवाइड करना है, जिससे कि यदि इसका वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो इसके मोटर के बॉडी में करंट ना आए। तो हम क्या करेंगे, ये जो मोटा वाला पिन है, इस पिन के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके मोटर के बॉडी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि अर्थिंग हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि कैसे ये फ़ैन हमारा वर्क करता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा प्लग टॉप है, इस प्लग टॉप को जब आप पावर सप्लाई में कनेक्ट करके स्विच को ऑन करते हो तो इस कंडीशन में हमारा फेस सप्लाई यहाँ से जाके स्विच के पास में पहुँच जाता है और न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली मोटर को मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे फेस सप्लाई को लेके जाना है इस मोटर तक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो तीनों स्विच है, इन तीनों स्विच में से एक स्विच को प्रेस करना है। आप इसको प्रेस कर दीजिए या फिर इसको या फिर इसको, तीनों में से कोई भी प्रेस कर दीजिए, पावर सप्लाई फ्लो होते हुए डायरेक्ट मोटर तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप लो स्पीड को प्रेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होगा और इस रसिस्टर का जो आखिरी पॉइंट है उस पॉइंट पे पावर सप्लाई जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ से रसिस्टेंस स्टार्ट हुआ टोटल लास्ट तक, यानी कि रसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण हमारा जो मोटर है उस मोटर को वोल्टेज कम मिलेगा, जिस कारण से हमारा जो फैन है उस फैन का स्पीड जो है वो कम रहेगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो फैन है वो मीडियम स्पीड पे रन हो तो इसके लिए हम ये वाला जो स्विच है इसको प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करते ही क्या होगा, जो हमारा फेस सप्लाई यहाँ पे आया था वो डायरेक्टली इस पॉइंट से फ्लो होते हुए यहाँ से जाएगा और यहाँ से होते हुए डायरेक्टली हमारे फैन को चला जाएगा, यानी कि इतना हिस्सा जो था रेसिस्टेंस का वो बाईपास हो जाएगा। अब हमारे पास में कितना रेसिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि रेसिस्टेंस हमारा कम हो गया। रेसिस्टेंस कम होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होने के कारण हमारा जो मोटर है उस मोटर को वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा तो फैन हमारा जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में रन होगा। ओके, इसी प्रकार से यदि आप हाई स्पीड वाले बटन को प्रेस करोगे तो पावर सप्लाई यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ से डायरेक्टली होते हुए फैन को चला जाएगा, यानी कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो पूरा का पूरा बाईपास हो जाएगा। रेसिस्टेंस हमारा लाइन में नहीं रहेगा, यानी कि हमारा जो फैन है उस फैन को यहाँ पे जितना वोल्टेज था, मान लेते हैं कि 240 वोल्ट यहाँ पर है तो मोटर को भी 240 वोल्ट डायरेक्टली मिल रहा है। इस कंडीशन में जो हमारा फैन है उस फैन का स्पीड जो होगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके दोस्तों, अच्छा दोस्तों, मेरे पास में एक टेबल फैन है, उस टेबल फैन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि आप उस टेबल फैन को रिपेयर करो। क्या आप उस टेबल फैन को रिपेयर कर सकते हो बिना किसी के हेल्प लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और वीडियो आपने इतना देख लिया, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।